कीप क्वाइट, आधा काम हो चुका है और अब रिकॉर्डिंग। चलिए जी, दूरदर्शन और दूरभाष हमने अभी पढ़ा अनुच्छेद कि किस प्रकार दूरदर्शन और दूरभाष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि हम शिक्षक से पढ़ाई से रिलेटेड ये कर रहे हैं, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में ही इन दोनों का योगदान जो है वो देंगे। हम बताएंगे कि आजकल जितने भी एनसीईआरटी के प्रोग्राम्स हैं वो राष्ट्रीय चैनल पर दिखाए जाते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इसके अलावा बहुत सारी एप्स जो हैं, जो पढ़ाई कराने वाली एप्स हैं, वो अपनी सारी क्लासेस दूरदर्शन पर दिखाती हैं। इसके अलावा जो दूरभाष है, टेलीफोन है, वो नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य वस्तु बन गई है। विद्यार्थी उसका उपयोग करके तरह तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अपने विषय से संबंधित कोई भी जानकारी जो है आज हर विद्यार्थी को गूगल पर उपलब्ध है ना। और साथ साथ में जूम पर क्लासेस लगाने की वजह से पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो रहा। इस स्थिति में भी बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से अपने पढ़ाई से जुड़े हैं, अपने सब्जेक्ट से जुड़े हैं। ये सब लिखने के बाद आप इसमें हानि भी लिखोगे कि लगातार फोन के प्रयोग से आंखें जो हैं और सेहत जो है वो बच्चों की खराब हो सकती है। और साथ में ही ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो विषय से संबंधित होने के साथ साथ आउटर वर्ड से संबंधित हैं, जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। वो सारी जानकारियां भी उपलब्ध हैं, वो भी एक हानिकारक तथ्य हो सकता है। ठीक है, इसमें आप इतना ही लिखेंगे। पैराग्राफ अनुच्छेद हमेशा 150-200 शब्दों का होता है, उस हिसाब से 15 से 20 लाइनें या 12 से 15 लाइनें जो हैं वो बनती हैं, उतनी ही लिखें। निबंध और अनुच्छेद में फर्क होता है। निबंध बहुत सारे शब्दों का होता है, 1000 के करीब शब्दों का होता है, वो 1, 2, 3 पेजेस का हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनुच्छेद की तो उसका मतलब है पैरा, एक छोटा सा पैरा जो आपके पेज कॉपी के पेज का आधा हो सकता है। ठीक है, उतना। तो दूरदर्शन और दूरभाष, आप इसकी लाभ हानियां जानते हैं, आप अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने ढंग से लिख सकते हैं, और हानियां जो है वो भी आपको पता है। अब दूसरा हम करेंगे होली का त्योहार। भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें से प्रमुख त्योहार है होली। होली मेरा प्रिय त्योहार है। क्या मुश्किल है इसमें लिखना? होली मार्च महीने के आता है, तब हमारे एग्जाम होते हैं ना, हमेशा मार्च महीने में होता है जब हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं। जाइए, ठीक है। तो और क्या लिखोगे? होली रंगों का त्योहार है, मैं और मेरे मित्रगण मिलकर इस दिन खूब मजा करते हैं, हम रंग गुलाल उड़ाते हैं, पानी के गुब्बारे भरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को भिगो देते हैं रंगों से। और साथ साथ में अब तो बहुत जगह डीजे का भी प्रोग्राम होता है, बच्चे जो हैं वो ढोल लेकर सड़कों पर करते हैं, है ना। तो इस तरह आप लिखेंगे कि खूब मस्ती होती है, घर में मीठे पकवान बनते हैं, गुजिया बनती है, सरदाई और शरबत बनते हैं। ठीक है, अगर घर में मेहमान आए तो सब कुछ बनता है ना। तो ये सब पकवान जो है, गुजिया जो है और ठंडाई जो है, सरदाई जिसको आप बोलते हैं, वो सबके यहाँ बनता है, होली वाले त्योहार वाले दिन ही बनता है ना। तो और आप क्या लिखेंगे? यहाँ मस्ती मजा और त्योहार का महत्व आपने लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि ये इतना खूबसूरत त्योहार है, लेकिन कुछ लोग इसे गंदे तरीके से मनाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, गोबर एक दूसरे पर फेंकते हैं या अंडे मारते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, किसी को लग सकता है ना। हाँ, किसी को अंडा कहीं जोर से मारे आंख में लग सकता है या कहीं लग सकता है, तो डैमेज हो सकता है। तो ऐसी चीजों को, त्योहार को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें साफ सुथरे से तरीके से इस त्योहार को मनाना चाहिए, ताकि सभी आनंद इसका उठा सके। इतने में ही जितना मैंने बोला है, इसको लिखने में ही 18 लाइनें हैं। ठीक है, कर लोगे अब होली का त्योहार? कोई मुश्किल नहीं है। स्पेलिंग्स वो यूज करना जो इजी हैं, जो आपको पता है कि इसमें बड़ी ई और इसमें छोटी ई, या क्लियर कट आपको पता हो। उन शब्दों का चयन ना करें जो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि जितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी उतने नंबर कटेंगे। आगे आइए जी, श्रम का महत्व।
मेहनत का महत्व कौन नहीं जानता, ये बताएं पहले। मेहनत, श्रम को हम क्या कहते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मेहनत का महत्व किसे नहीं पता। विद्यार्थी मेहनत करें तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। हर कार्य का सफलता का एक ही सूत्र है, वो कौन सा सूत्र है, मेहनत। बिना मेहनत किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल सकती। भाग्य भी आपका तब तक साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत जो है वो अनिवार्य है। किसी भी कार्य की सफलता का एकमात्र सूत्र जो है वो मेहनत है। अब अपने विद्यार्थी जीवन में ही देखिए, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और यही मार्क्स आगे जाकर हमारी जिंदगी बनाने में काम आते हैं। विद्यार्थी जीवन में अगर आपको एक बार मेहनत करने की आदत लग गई तो आपको जीवन की किसी कठिनाई में कोई परेशानी नहीं होगी। जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है, श्रम का महत्व जानता है, वो कोई भी कार्य कहीं पे भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जीवन में सफलताएं जो हैं वो यूं ही हासिल नहीं होती। हम भाग्य के भरोसे सफलता का इंतजार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मेहनत ही करनी चाहिए। अगर हम जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल है भाई, श्रम का महत्व कर लोगे, कुछ नहीं है। बस आपको याद रखना है कि हम ऐसा लिखते जाएं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी मेहनत करने की। आप सभी जानते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस है कि नतीजा कितना अच्छा होगा, रिपोर्ट कार्ड पे दिखाई देता है। इट मीन्स कि कोई वस्तु है जो आपको मजबूर करती है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो मुझे क्या करना है, मेहनत करनी है, पढ़ना है लगातार। तो वो भी क्या है आपके लिए, वो भी क्या है, मेहनत है, ठीक है। अब है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज क्या होता है, झंडा। सबसे पहले लिखेंगे कि हर देश का ध्वज उसका गौरव और सम्मान होता है, ठीक है। आप जानते हैं ना कि अगर झंडे को नीचे पांव में रखा जाए तो FIR हो सकती है। झंडे को अगर टोपी के रूप में सर में पहना जाए तब भी हम जुर्म के अधिकारी हैं, उसके स्वरूप हमें कानूनन दंड मिल सकता है। फ्लैग वाली टोपी कहाँ देखी तूने, बता। मैंने आज तक कभी फ्लैग वाली टोपी नहीं देखी है जिसमें पूरा फ्लैग बना हो, टोपी किसी ने पहनी। नो वे। पट्टी वो छोड़ दो, वो तो पट्टी में 3 रंग है, इट्स ओके। किसी भी शर्ट के ऊपर कभी झंडा बना देखा नहीं ना, तो नहीं होता। ये हमारा राष्ट्रीय वो है, पहचान है। किसी भी देश के लिए जितना इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय गान गीत है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट संविधान की तरह इंपॉर्टेंट क्या है, झंडा है। बहुत महत्व रखता है झंडा। अगर आप झंडे का अपमान करते हैं तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। ध्वज जो है वो उल्टा नहीं फहराया जा सकता कभी भी। अगर उसका सबसे नीचे कौन सा है, हरा रंग है, अगर उल्टा फहरा दिया जाए तब भी जुर्माना है कानून। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी देश राष्ट्र के लिए झंडा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसका ध्वज, जो उसका झंडा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सम्मान की वस्तु है, ठीक है। हम सब जैसे राष्ट्रीय गान पर खड़े हो जाते हैं, अनिवार्य है खड़े होना, उसी तरह झंडे का सम्मान करना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो हमारे झंडे में 3 रंग हैं, केसरी, सफेद और हरा। केसरी रंग हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है, हमारे शहीदों का प्रतीक है जिन्होंने देश के लिए आजादी हासिल की, त्याग बलिदान का प्रतीक है। इसी तरह सफेद रंग शांति और अहिंसा का प्रतीक है, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और हरा रंग देश की प्रगति और खुशहाली का प्रतीक है। प्रगति करते रहें, हम खुशहाल रहें, हरे भरे रहें, तो हरा रंग
इसका प्रतीक है। ये तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से कि हमारे जो झंडे के 3 रंग हैं उनका मतलब क्या है, वो किस मोटिव से हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए है। और फिर इसमें बताया जाएगा कि हमारे झंडे में अशोक चक्र है जिसे अशोक स्तंभ से लिया गया है, और इसकी जो तीलियां हैं 24। ठीक है, इसकी जो ये तीलियां हैं वो कितनी है, 24 है। यह नीले रंग की क्यों है, क्योंकि ये क्रांति का प्रतीक है। और 24 क्यों है, क्योंकि ये हमें बताती है कि हमें 24 घंटे लगातार अपने देश के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, क्रांति मतलब रेवोल्यूशन, हर नई चीज को एक्सेप्ट करना, पुरानी को छोड़ देना ही क्रांति है। ठीक है, ओके जी। तो ये क्या है कि 24 घंटे लगातार हमें मेहनत करने के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने की बात ये कहती है। समझ में आ गया? इसी में आपकी लाइंस पूरी हो जाती हैं। तो झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमारे सम्मान की वस्तु है। जितना हम अपने राष्ट्र को सम्मान और इज्जत देते हैं उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज है। ओके, कोशिश करो कि तुम अपनी भाषा में लिखो। बुक में तो दिया ही है, बुक में वो हेल्प ले सकते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ये आपके चारों जो टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें आपको समझ ना आए, इजी है। ठीक है, ये अपने आप लिखे जा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये चारों टॉपिक बेटा आपकी ग्रामर बुक में अनुच्छेद वाले पोर्शन में दिए हुए। ठीक है, नहीं कुछ पता लगेगा एक बार रीड करके तो कोशिश करो वहां से आप करना। अब जी हमने क्या क्या कर लिया था, मुहावरे, वाक्यांश, क्या रह गया था बता? प्रायवाची हो तो गए थे, अंदर कर लिए थे। विलोम और वाक्यांश कहाँ किए? वाक्यांश नहीं किए थे भाई। वाक्यांश का पेज निकालो। अच्छा, वाक्यांश क्या होते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये है 42 पेज पर। कहां से कहां तक है ये? 1 से 40 तक। 1 से 40। 1 to 40, वही कह रही हूँ। जो कहा ना जा सके अकथनीय, अकथनीय, जो कहा जा सके वो कथनीय, और जो कहा ना जा सके वो अकथनीय। कुछ कहना क्या होता है? कथन। और जब हम कुछ नहीं कहते हैं वो क्या होगा? अकथनीय। जो गिना ना जा सके अगणनीय, गणनीय, अगणनीय। स्पेलिंग याद रखें, मैं दोबारा दोहरा रही हूं कि हर ग्रामर में महत्व किसका है? स्पेलिंग का है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो इट मीन्स कि आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। मैं एक बात दोबारा समझा देती हूँ क्लास में कि अगर एक बच्चा है जिसने कुछ याद नहीं किया है और एक है जिसने 2-3 घंटे लगाकर सब याद किए हैं, और जब आप पेपर में करने बैठते हो तो आप अगणनीय में न दूसरा लगा देते हैं, और जो जिसे नहीं आता वो ब्लैंक छोड़ देता है। आपने पढ़ाई में 2-3 घंटे लगाए हैं, बड़ा सी लापरवाही से आपका नंबर भी 0, और जिसने कुछ नहीं लिखा उसका नंबर भी 0। तो आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करते हैं। चाहे आपने मेहनत की पर क्या किया? लापरवाही से की। बार बार क्या समझा रही हूँ? ग्रामर में, शॉर्ट ग्रामर में अगर स्पेलिंग गलत है तो इसका आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। आपने गणनीय, आपको पता है इसका उत्तर क्या है? गणनीय, लेकिन आपने लिखने में क्या कर दी है? गड़बड़ कर दी है, तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। तो प्लीज बी अवेयर कि हम स्पेलिंग जो है वो लिख कर देखें। शॉर्ट ग्रामर में विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, अनुच्छेद में नहीं। जो शॉर्ट ग्रामर है जैसे लिंग बदलो, वचन बदलो होते हैं, वो आपके सिलेबस में है।
नहीं है ना। अब मुहावरों में भी कुछ नहीं होता, शॉर्ट ग्रामर जितनी है, ठीक है। विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश होगा मेरे ख्याल से इस 3 में, और कुछ नहीं होते। इनमें आप गलतियां नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। विशेषण वगैरह शॉर्ट ग्रामर में नहीं आते। आप लोगों को इतना नहीं पता शॉर्ट ग्रामर क्या होती है और लेंथी ग्रामर क्या होती है। विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, ये सब शॉर्ट ग्रामर होती है, ठीक है। चलिए जी आगे। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, अब इसका र जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, अंतर्ज्ञान, ठीक है। उसके बाद जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। गम्य में पूरा म नहीं आएगा, आधा आ आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अगम्य में, मुझे याद है पिछले टर्म में भी अगम्य ग में पूरा म डाला था उन्होंने, तो इसमें आधा म है अगम्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। अदृश्य, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। अनुपम, अनुपम, अनुपमा नहीं। खोज करने वाला, अन्वेषक। खोजी भी आप लिखते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि ये दिया गया है तो हम उसको अन्वेषक मानते हैं। अन्वेषक, ठीक है, अन्वेषक। उसके बाद है जो तृप्त ना हो, अतृप्त, ठीक है। तृप्त इन द सेंस जो सेटिस्फाई ना हो किसी चीज से, उसे हम क्या कहते हैं, अतृप्त। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक, में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, दोनों में डिफरेंस याद रखिए। जो विश्वास रखता है वो आस्तिक, और जो नहीं रखता है, न से न ही जोड़िए, नहीं का मतलब न और नास्तिक, न और न याद रखें। जो ईमान से काम करता है, ईमानदार। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, वेरी गुड। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। धर्म लिखते हैं श आधा, पूरा नहीं डालना, ठीक है। धर्मनिष्ठ। आगे है खरीदने वाला, ग्राहक, अच्छा बेचने वाला, विक्रेता। आपने कौन से वाले में किया है, मिठाई वाला में किया है ना, ग्राहक और विक्रेता। जागो ग्राहक जागो, उसमें बता देना विक्रेता आपके लिए क्या करता है और आप क्या करते हैं। चलिए आगे। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। अब ये कैसे लिखना है, मित का मतलब होता है कम, वही यह और यह पूरा, वो आधा, मितव्ययी। देन आगे है कम, जहां रेत ही रेत हो, मरुभूमि। आप मरुस्थल भी लिख सकते हैं, रेगिस्तान भी लिख सकते हैं, मरुभूमि भी लिख सकते हैं, तीनों अर्थ बिल्कुल ठीक है। मरुस्थल, मरुभूमि, रेगिस्तान, ठीक है। ओके, चलिए जी आगे। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य, म आधा, और जो क्षमा के योग्य ना हुए, अक्षम्य। बड़ा भाई अग्रज, अग्रज, छोटा भाई अनुज। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, अधीर, अधीर। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु, ऐसे लिखना है, अजात शत्रु, अजात शत्रु। और जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, अधैर्य नहीं लिखना, अधीर, ठीक है, अधीर। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। सहपाठी, जिसका मूल्य ना आंका जाए, अमूल्य। मूल्य, जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। अनिवार्य। जंगल में लगी आग, दनावल, दावनल, दावानल। जिसके आने की तिथि ना हो,
अतिथि के में स्पेलिंग में सब थ को बड़ी ई लिखते हैं भैया, दोनों चोटी आएंगी, ये भी चोटी ये भी चोटी। अब थ को जबरदस्ती बड़ी ई बना देते हैं और फिर 0 नंबर। फिर पूछेंगे मैडम हमने अतिथि ठीक लिखा था। मैं अच्छा एक बात में मैं बड़ी वो होती हूँ कि छोटी छोटी बातों के लिए जैसे आपको टेस्ट चेक करके भेज दिया, ये तो ऐसा था मैडम, ये तो वैसा था मैडम, मैंने ऐसा लिखा था, आपने ठीक किया था, बुक में ऐसा था वैसा था, कितने सारे क्वेश्चन हैं टीचर ने चेक करके भेजा, वो बेवकूफ है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं कि हमारे पास ढेरों आ गए हैं तो स्पेलिंग को काउंट करने में गलती हो सकती है, पर अगर आपको कुछ चीज मैं करके भेजती हूँ कि ये गलत लिखा है तो इट मीन्स कि वो गलत है, उसके लिए आर्ग्यू मत किया करो आगे से, पहले बुक खोल के देख लिया करो। आगे आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचक, आशा करने वाला आशावादी, आशावाद, जो पढ़ा जा सके पठनीय, पठनी, पठनीय न को बड़ी पठनीय। पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य, है, मैं क्या लिख रही हूँ, पाश्चात्य। आगे 100 का समूह शतक, दो भाषा जानने वाला दुभाषिया, इसमें दूर नहीं लिखना है, दो भाषिया भी नहीं लिखना है, दुभाषिया ऊ की मात्रा है। देन जो देखने योग्य हो दर्शनीय, रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, देश के बाहर रहने वाला प्रवासी, आप अगर परदेसी भी लिखते हैं तब भी ठीक है प्रवासी। नगर में निवास करने वाला नागरिक, जो याद करने योग्य हो स्मरणीय, ठीक है, स्मरण क्या होता है, याद करना, स्मरणीय मतलब जो हमें याद रहना चाहिए। दूर को देखने व सोचने वाला दूरदर्शी, ठीक है जी। और अच्छी तरह से याद करके, कल पीरियड नहीं है ना,